एक दो बार मुझसे भी इजहार ख्याल के लिए कहा गया। मैंने एक जिम्मेदार और वतन परस्त भारतीय की तरह अपनी राय का इजहार कर दिया। ये खुफिया और इंतहाई अहम मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। उसके बाद हम सबसे बारी बारी गीता पर हाथ रखकर हल्फ लिया गया कि हम भारत माता के लिए दिफाई राजों की अपनी जान देकर भी हिफाजत करेंगे। रक्षा मंत्री ने ये बात वाजे कर दी कि इस हल्फ की जरूरत नहीं थी। आप सब लोगों की भारतवर्ष से वफादारियां शुगुको शुभात से बालातर हैं, लेकिन मैं इस रस्म को पूरा करना चाहता था। मीटिंग बर्खास्त हो गई तो मिस्टर टंडन मुझे एक तरफ ले गए और कहने लगे, तुमने नोट किया होगा कि हमारे स्टाफ को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। इसकी वजह पौंडीचेरी वाली दुर्घटना है। सेंटर अब हमारे महकमे को ज्यादा अहम जिम्मेदारियां सौंपने से गुरेज कर रहा है और ये बात हमारे हक में अच्छी नहीं है। मैंने कहा, सर, इस सिलसिले में हमें अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी ताकि हम साबित कर सकें कि हम इस काबिल हैं। टंडन ने मेरी बात काटते हुए खुश होकर कहा, यही मैं चाहता हूँ, मगर हम अपनी कारकर्दगी कहाँ दिखाएं? बस इस पॉइंट पर तुम्हें और मुझे गौर करना होगा। तुम नौजवान और ज़हीन हो, तिवाड़ी बूढ़ा हो रहा है। मुझे उसकी सोच पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अब तुम जाओ, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है उस पर सोचो। हमें अपने ऑफिस का एतमाद बहाल करने की जरूरत है। दूसरी सूरत में हमारे तरक्की करने के इम्कानात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और ये भी मुमकिन है कि हमें वक्त से पहले रिटायर कर दिया जाए। मिस्टर टंडन ने मुझसे हाथ मिलाया और सर झुकाए कॉरिडोर में अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। हमारा महकमा बराह रास्त टंडन के मातहत था और हमारी कारकर्दगी का असर उसके मनसूबाबंदियों पर बराह रास्त पड़ता था। उस वक्त मैं सिर्फ एक ही बात पर गौर कर रहा था कि इस खुफिया मीटिंग में जो धमाका खेज इंकशाफ हुआ है उसकी इत्तला अपने बॉस तक कैसे पहुंचाऊं। दिल्ली में यानी इस शहर में हमारा सिफारत खाना मौजूद था, मगर मुझे उस तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। मुझे खास तौर पर हिदायत की गई थी कि खां कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं पाकिस्तानी सिफारत खाने से हरगिज रुजू न करूं, बल्कि कभी उस सड़क पर से भी न गुजरूं जिस सड़क पर हमारे सिफारत खाने की इमारत थी। वैसे भी इस किस्म के टॉप सीक्रेट बातें आमतौर पर सिफारत खानों तक नहीं पहुंचती। ये अहम काम मुझे खुद ही करना था। अब मैं इस खोज में रहने लगा कि मुझे छोटा सा ट्रांसमीटर सेट कहीं से मिल जाए जिसकी मदद से मैं बॉस से बात कर सकूं। एक बार मैं जामे मस्जिद के सामने वाली ग्राउंड में भी गया, इस ख्याल से कि अपना एजेंट मजजूब आदमी के भेस में मुझे वही मिला था और उसी ने मुझे ट्रांसमीटर दिया था। लेकिन वहां मुझे वो कहीं नजर न आया। रेडियो सेट ट्रांसमीटर में तब्दील करने का फन मुझे नहीं आता था। हर एजेंट को इस काम में महारत होती है, मगर मैं बुनियादी तौर पर कमांडो था, अपने वतन अजीज का जांबाज कमांडो। यही वजह थी कि मैं रेडियो सेट को ट्रांसमीटर में तब्दील करने की टेक्निक से नावाकिफ था। दिल्ली इतना बड़ा और मॉडर्न शहर था कि वहाँ तकरीबन कई महकमों में वायरलेस सेट नस्ब थे, लेकिन वहाँ मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकता था। खुद हमारे ऑफिस में 2 वायरलेस सेट मौजूद थे, मगर वो मेरे लिए बेकार थे। अपने ऑफिस के वायरलेस सेटों का ख्याल आते ही मैं छिटक सा गया। ये दोनों वायरलेस सेट हमारे चीफ सुपरिंटेंडेंट माथुर साहब के कमरे में लगे हुए थे। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी बहाने रात को अपने ऑफिस में रुक जाने का प्रोग्राम बना लूं तो माथुर साहब के वायरलेस सेट से पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम किया जा सकता है। जूं मैं अपने मंसूबे पर गौर करता गया, मेरे दिल को यकीन हो गया कि बाहर खतरा मोल लेने से अपने दफ्तर ही के वायरलेस सेट को इस्तेमाल में लाना ज्यादा मुश्किल नहीं। खतरा उसमें जरूर था, मगर ये काम ज्यादा दिक्कत तलब नहीं था। वहाँ 11 बजे तक रुक सकता था। चीफ सुपरिंटेंडेंट माथुर साहब का कमरा मेरे दफ्तर से 15-20 कदमों के फासले पर था। मैं इस दफ्तर में कई बार जा चुका था। मैं उसके पूरे हुदूद दरबे से वाकिफ था। इस कमरे में एक बाथरूम भी था और बाथरूम का एक दरवाजा दूसरी तरफ दफ्तर के अकबी लॉन की तरफ भी खुलता था। मेरे दिल ने इसी मंसूबे पर अमल करने की इजाजत दे दी। मुझे ये मुहिम ज्यादा आसान लगने लगी थी। खतरा तो हर जगह था। अगर मैं कोई भी ट्रांसमीटर उठाकर किसी भी जगह ले जाकर पैगाम नशर करता हूँ तो खतरा वहां भी मौजूद होता। मगर अपने दफ्तर वाले एक तो वायरलेस सेट बड़े ताकतवर थे, दूसरे मुझ पर किसी को शक नहीं पड़ सकता था। चुनाचे मैंने इसके लिए इब्तदाई मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। माथुर साहब का दफ्तर उनके जाने के बाद बंद करके ताला लगा दिया जाता था और उसकी चाबी उसी चौकीदार के पास रहती थी जो बाकी दफ्तरों को बंद करके उन्हें ताले लगाता था। दूसरी चाबी जान लोहे के तार से ताला खोलकर माथुर साहब के कमरे में जाने की जरूरत मुझे इसलिए नहीं थी कि मैं उस कमरे के बाथरूम को इस्तेमाल में ला सकता था। मैं एक बार यूं ही किसी काम के बहाने माथुर साहब के कमरे में एक फाइल लेकर चला गया। माथुर साहब से बातें करते हुए मैंने बाथरूम की तरफ देखकर कहा, सर, मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ। माथुर साहब ने फाइल पर कुछ लिखते हुए कहा, क्यों नहीं कैप्टन मेहता। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि बाथरूम के दरवाजे पर बाहर की जानिब कोई चटखनी नहीं लगी थी, बल्कि खुदकार बोल्ट लगा था। गोल लट्टू घुमाओ तो बोल्ट खुल जाता था, अंदर से बोल्ट घुमाओ तब भी दरवाजा खुल जाता। अंदर की जानिब दरवाजे को अंदर से चटखनी लगा दी और लॉन की तरफ खुलने वाले दरवाजे का जायजा लिया। इस दरवाजे के अंदर भी चटखनी लगी हुई थी। मैंने हाथ धोकर तौलिए से पूंछे और बाथरूम से निकल आया।
माथुर साहब फाइल पर अपना नोट लिख चुके थे। कहने लगे इस पर मेरे दस्तखत की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम ले आए हो तो मैंने कर दिए हैं। मैंने कहा सर मैं ये फाइल भी आपकी नजर से गुजारना चाहता था। इसी दौरान मैंने एक बार फिर दोनों वायरलेस सेटों का भी जायजा ले लिया था। वो कोने में दीवार के साथ लगे थे, काफी ताकतवर ट्रांसमीटर थे और उनके आगे पैनल बना हुआ था। पास ही 2 कुर्सियां भी पड़ी हुई थीं। खुदा जाने जहां से कौन किस वक्त किसको खुफिया मरमूज और दफ्तरी पैगाम नशर करता था। मैंने कभी किसी को यहाँ से पैगाम नशर करते नहीं देखा था। दूसरे दिन मैंने दफ्तर में रात गए तक बैठकर काम करने का प्रोग्राम बना लिया। उसे एक रोज पहले ही मैंने अपने स्टेनो मुकुंद लाल और सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी से कहकर अपने मंसूबे की ग्राउंड तैयार कर ली कि मेरे बाहर जाने की वजह से बहुत सा काम जमा हो गया है। सोचता हूँ कल छुट्टी के बाद दफ्तर में ही बैठकर सारी फाइलें निपटा लूं। तिवाड़ी ने हंसकर कहा कैप्टन तुम कवारे हो, रात को दफ्तर में ठहर सकते हो। दूसरे दिन घर में अपनी माता जी से ये भी कह दिया कि काम ज्यादा इकट्ठा हो गया है, दफ्तर में आधी रात लगाऊंगा। सुजाता को मैंने दफ्तर में आकर फोन कर दिया, इस ख्याल से कि कहीं वो रात को ऐन इस दफ्तर में फोन न कर दे जब मैं अपना ऑपरेशन शुरू कर चुका हूँगा। मेरे पास हथियार कोई नहीं था, किसी भी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती थी। पिस्तौल वगैरह मैं अपने पास नहीं रख सकता था, चाकू रखना भी ठीक नहीं था। मैंने इस ख्याल को दिल ही से निकाल दिया। दफ्तर में आकर कोई 1 घंटे के बाद एहतियात के तौर पर मैंने बहाने से अपने स्टेनो चीफ सुपरिटेंडेंट और खैराती लाल को भी बता दिया कि आज रात दफ्तर में छुट्टी के बाद बैठकर पेंडिंग फाइलों पर काम करने वाला हूँ। इस मकसद के लिए मैंने बाज ऐसी फाइलों का अपनी मेज पर ढेर लगा दिया जिनमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत खाना पूरी रहती थी। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। मेरे कमरे के आगे चिक पड़ी रहती थी, मैं कॉरिडोर में आते जाते देख सकता था। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे कि चीफ सुपरिटेंडेंट माथुर ब्रीफकेस हाथ में लिए मेरे कमरे के आगे से गुजर गए। 2 मिनट बाद मैंने एक फाइल हाथ में ले ली और उसकी वर्कगर्दानी करता जैसे अपने ख्याल में मिस्टर माथुर के कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि उनके जाते ही चौकीदार उनके कमरे को ताला लगा देता है। उनके कमरे के बाहर जो चपड़ासी बैठता था वो भी जा चुका था। मैं चिक उठाकर माथुर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि बाथरूम में घुस गया। अंदर जाते ही अकबी लॉन वाले दरवाजे की चटखनी खोली, फिर बाहर निकलकर आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। दोनों वायरलेस सेट दीवार के साथ लगे थे, उन पर एक गहरी निगाह डाली और कमरे से बाहर निकला ही था कि चौकीदार सामने से आता दिखाई दिया। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। मुझे देखते ही हाथ जोड़कर राम राम किया। माथुर बाबू तो चले गए हैं साहब जी, उसने मुझे इत्तला दी। मैंने कहा हाँ बंसी, आज जरा पहले ही चले गए हैं, उनके दस्तखत करवाने आया था। देखा कि अंदर कोई नहीं, खैर सुबह करवा लूंगा, तुम कमरे को ताला लगा दो। मुझे डर था कि कहीं वो कमरे में जाकर गुस्ल खाने के लॉन वाले दरवाजे की चटखनी न लगा दे। मैं एहतियात के तौर पर वहीं खड़ा रहा, ये जाहिर करने के लिए जैसे मैं अपनी निगरानी में उनका कमरा लॉक करवाना चाहता हूँ। मेरी हैसियत वहाँ एक जिम्मेदार अफसर की थी। चौकीदार बंसी मेरे रोब में आ गया। उसने अंदर जाने की भी जरूरत महसूस न की और मैंने वहीं बाहर रहकर ही माथुर साहब के कमरे में ताला डलवा दिया। तिवाड़ी साहब जाते हुए मेरे कमरे में आ गए। कैप्टन, रात के खाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया तो नौकर के हाथ खाना भिजवा दूं। मैंने कहा अरे नहीं सर थैंक यू, माता जी को कह आया था नौकर खाना ले आएगा। वैसे भी मेरा ख्याल है 8-9 बजे तक इन फाइलों को ठिकाने लगा दूंगा। तिवाड़ी ने कंधों को उचकाया। वैसे भारत को तुम जैसे कर्मचारियों की ही जरूरत है, चलो गुड नाइट। मैंने कहा गुड नाइट सर। तिवाड़ी साहब भी चले गए। आहिस्ता आहिस्ता दफ्तर में खामोशी तारी होने लगी। मामूल की आवाजें आना बंद हो गईं। शाम के बाद रात आ गई। चौकीदार को मैंने बता दिया कि रात देर तक काम करूंगा। चपरासी को मैंने भेज दिया था। 8 बजे रात में उठकर वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट के एक होटल में खाना खाने आ गया। वही दाल भाजी और 2-4 हल्की फुल्की चपातियां खाईं। खाना खाने के बाद दफ्तर वापस आ गया। वहीं इलेक्ट्रिक केटल से चाय बनाई और मेज पर पाँव टिकाकर आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगा और अपने प्लान की जुजियात पर मजीद गौर व फिक्र करने लगा। मुझे रात के ठीक 10:02 पर पाकिस्तान पैगाम नशर करना था। चाय पीकर मैं दोबारा फाइलों से निमटने के लिए नकली काम में जुट गया। मेरी मेज पर कोई 20 के करीब फाइलें जमा थी। आधी से ज्यादा मैंने उठाकर नीचे फर्श पर रख दी। उन पर कहीं कहीं अपनी तरफ से 2-1 सतरें अंग्रेजी में लिखकर नीचे उस रोज की तारीख डाल दी कि अगर बाद में कोई चेक करे तो ये बात साबित हो जाए कि मैं फाइलों पर काम करता रहा हूँ। ठीक 10 बजे मेरी मेज पर सिर्फ 4 फाइलें रह गई थी, जो मैंने 4 फाइलें ही वहां रहने दी थी। मैंने सिगरेट समगाया और कमरे से निकलकर दफ्तर के बरामदे में टहलने लगा। मैंने चौकीदार को देख रहा था कि वो किस तरफ गया हुआ है। वो मुझे सामने वाली ऑफिस बिल्डिंग के बरामदे में से गुजरता नजर आया तो मैंने उसे आवाज देकर बुलाया। वो भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, बंसी मेरे सिगरेट खत्म हो गए हैं, ऐसा करो कनॉट प्लेस में विक्रम सिगरेट वाले की दुकान खुली होगी, उससे सिगरेट के 2 पैकेट ले आओ। बंसी बोला, महाराज जी सिगरेट की दुकान तो चौक वाली भी खुली है, वहां से न ले आऊं।
मैंने जेब से नोटबुक निकाल कर उस पर अपने सिगरेट की ब्रांड का नाम लिखते हुए कहा, अरे बंसी, वहां से तो मैं भी ला सकता हूँ, मगर उनके यहाँ सिगरेट पुराने रखे हुए हैं। विक्रम के पास ताज़ा स्टॉक आता है, ये लो पर्चा, ये दिखाकर 2 पैकेट ले आना। वो बोला, अच्छा जी। चौकीदार बंसी ने पर्चा और 50 रुपए का नोट सदरी की जेब में रख लिया और ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बड़े दरवाजे की तरफ चल दिया, जहां गेट पर गुरखा चौकीदार पहरे पर खड़ा था। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो मैंने सिगरेट फेंक कर पांव तले मसला और गमलों के ऊपर से छलांग लगाकर ऑफिस के पिछवाड़े वाले लॉन की तरफ चलने लगा, जहां सिर्फ एक बल्ब अकबी दीवार से लगा जल रहा था, जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी या फिर खुली जगह होने की वजह से बहुत मध्यम थी। माथुर साहब के बाथरूम का दरवाजा मेरे सामने था। मैंने रुक कर दाएं बाएं देखा। जब तसल्ली हो गई कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो दरवाजे को आहिस्ता से खींचा। खुदा का शुक्र है कि दरवाजा खुल गया। बस यूं ही दिल में एक वहम सा था कि शायद दरवाजा न खुलेगा। मैंने बाथरूम में आते ही दरवाजा बंद करके अंदर से चुटकनी लगा दी। बाथरूम में अंधेरा था। दूसरा दरवाजे का बोल्ट खोलकर माथुर साहब के कमरे में आ गया। यहाँ भी अंधेरा था, मगर दीवार के साथ लगे हुए दोनों वायरलेस सेट नींद दारीकी में मुझे दिखाई दे रहे थे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि चौकीदार बंसी को कनॉट प्लेस विक्रम पनवाड़ी की दुकान तक पैदल आने जाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। मैं सीधा वायरलेस सेट के पास आ गया, उसके बटन को ऑन किया। उसमें बिजली की रॉड दौड़ने लगी। नॉब को घुमाया तो वो टोन देने लगा। मैंने जेब से माचिस निकाल कर उसके डायल को गौर से देखा और सुई को घुमाते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी की तलाश शुरू कर दी। 2 मिनट की कोशिश के बाद मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी मिल गई। मैंने माइक ऑन करके अपना कोड नंबर 3 बार दोहराया। दूसरी तरफ से बॉस की आवाज सुनाई दी। उसने भी अपने कोड नंबर को 3 बार दोहराया। मैंने फौरन मरमूज हिंसों की जबान में उसे पैगाम दिया कि इंडियन आर्मी खेमकरन और फजिल्का की सरहदों पर जदीद गाइडेड मिसाइल के बंकर बना रहे हैं और पूना के सेंटर में यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम तेजी से जारी है। ये पैगाम हिंसों की सूरत में था। 2 मिनट तक खामोशी छाई रही। फिर बॉस ने भी कुछ हिंसे दोहराए। मैंने उनको वहीं खड़े खड़े डिकोड किया। बॉस ने मेरे पैगाम के जवाब में कहा, कल शाम के 7 बजे अबुल कलाम आजाद के मकबरे पर रहना, वहीं मंजूब मिलेगा। बॉस ने मुझसे एटमी आबदोस की तबाही की रद्द-ए-अमल के बारे में मजीद तफसीलात तलब की। मैंने मुख्तसर लफ्जों में उसे इन तफसीलात से आगाह कर दिया। इसमें 7 मिनट लग गए। मैंने महसूस किया कि जब मैं पैगाम नशर कर रहा था तो बीच में किसी सिग्नल की बार बार टोन सुनाई दी थी। ये एक ही तरह की टोन थी और 4 सेकंड तक सुनाई देने के बाद मालूम हो गई थी। मैं मोहतात हो गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस ट्रांसमीटर का लिंक कहाँ पर है। मैंने बॉस से कहा कि मेरा वक्त खत्म हो गया है और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। रुमाल जेब से निकाल कर ट्रांसमीटर के डायल की नॉब और माइक पर से अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह से साफ किए। बाथरूम वाले दरवाजे के बोल्ट पर से भी अपनी उंगलियों के निशान साफ किए। बाथरूम के अंदर जो चटखनी लगाई थी उसको भी रुमाल से साफ किया। दरवाजे को घुटने की मदद से आहिस्ता से खोला और जल्दी से बाहर आ गया। मेरी तेज नजरें चारों तरफ का जायजा लेने लगी। वहां कोई नहीं था। आखिरी बार मैं दरवाजे के किवाड़ों पर, जहां मेरी उंगलियों के निशान लगने का एहतमाल था, रुमाल फेरा और तेज तेज कदम उठाता बरामदे की तरफ चला। गमलों को फलांग रहा था कि चौकीदार बंसी की आवाज आई, महाराज सिगरेट ले आया हूँ। मैंने अपने आप को समेटते हुए कहा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। चौकीदार बंसी सिगरेट के पैकेट और बाकी पैसे देकर बोला, महाराज। वापसी पर एक रिक्शे वाले ने अपने साथ बिठा लिया था। मैंने उसे 5 रुपए इनाम दिए तो वो बहुत खुश हुआ। बोला, साहब जी आप उधर कहाँ गए थे? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे हुक्म कर दें। मैंने जल्दी से गमलों की तरफ देखते हुए कहा, बंसी मुझे बाहर ऐसी आवाज आई थी जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। मुझे इस आवाज से बड़ा डर लगता है। मैं उसे भगाने दूसरी तरफ गया था। चौकीदार बंसी बोला, अभी उसकी खबर लेता हूँ साहब जी, आप आराम से बैठकर काम करें। मैं सिगरेट का पैकेट खोलता अपने कमरे में आ गया। कमरे में कुर्सी पर गिरते ही इत्मीनान का एक तवील सांस लिया और आंखें बंद कर ली। खुदा का शुक्र अदा किया, वो मुश्किल तरीन काम बखूबी अंजाम पजीर हो गया था जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। बॉस को मेरा पैगाम मिल गया था और उसका पैगाम मुझ तक पहुंच गया था और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। बीच में जो सिग्नल की यकसा आवाज 3-4 बार सुनाई दी थी उसकी तरफ ध्यान जरूर गया था, लेकिन ये सोचकर मैंने उसे दिल से निकाल दिया कि भारत इतना बड़ा मुल्क है और दिल्ली राजधानी है जहाँ हर वक्त फजा में रेडियो, टीवी और हजारों तंसीबात के सिग्नल हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं। ये उनमें से किसी एक सिग्नल की आवाज होगी। मैंने जल्दी जल्दी बाकी की फाइलें खोलकर उन पर एक एक सत्र लिखी, नीचे अपने दस्तखत किए, तारीख डाली और सारी फाइलों को उठाकर एक रैक में बंद करके ताला लगा दिया। फिर बाहर आकर चौकीदार बंसी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, दफ्तर को ताला लगा दो। गैराज में मेरी पुरानी एम्बेसडर इंडियन गाड़ी खड़ी थी। उसे स्टार्ट किया और अपने मोती नगर वाले मकान की तरफ रवाना हो गया। दूसरे दिन शाम के 7 बजे मुझे जामे मस्जिद के सामने वाली ग्राउंड में अबुल कलाम आजाद के मज़ार पर अपने एजेंट से मुलाकात करनी थी। उसने खुद मुझे शनाख्त करना था। इस मजजूब की शक्ल सूरत से वैसे में आशना था। मैंने शाम के 6:15 बजे गाड़ी निकाली
माताजी से कहा कि एक दोस्त के यहाँ चाय पर जा रहा हूँ, जल्द ही आऊंगा, और गाड़ी में बैठकर सीधा कनॉट प्लेस आ गया। यहीं एक रेस्तोरां में बैठकर ठंडा मशरूब पिया, फिर गाड़ी लेकर जामे मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मुझे ठीक 7 बजे मौलाना आजाद के मकबरे पर मौजूद होना था। मैं देख चुका था कि इस मकबरे पर हिंदू और सिख भी शाम को जाकर फूल मालाएं चढ़ाते और लोबान जलाते थे। मैं भी वहां जाकर फूल माला चढ़ा सकता था। मैंने गाड़ी जामे मस्जिद के अकब में खड़ी की। वहीं एक फूल वाले की दुकान से फूलों के 4 हार खरीदे